हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों ब्रिक मसोनरी, उसी को आगे बढ़ाते हैं ना। तो प्यारे बच्चों उसी में एक टॉपिक है कैविटी वाल्स। कैविटी वाल क्या होता है प्यारे बच्चों, वो हम देखेंगे। प्यारे बच्चों इसमें कैविटी वाल में क्या होता है, दो अलग अलग, मतलब कि मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपको घर बनाना है, ये मान लीजिए आपको घर बनाना है, ठीक है ना। तो ये दीवार होगा, ये दीवार होगा, तो प्यारे बच्चों इसी दीवार के पास दो दीवार बनाते हैं और दोनों दीवार के बीच में एक छोटा सा गैप देते हैं। तो प्यारे बच्चों जब इस तरह का दीवार बनाते हैं तो उसको कहते हैं कैविटी वाल। क्या कहते हैं? कैविटी वाल। जो ये गैप दिया जाता है प्यारे बच्चों, इस गैप को कहते हैं कैविटी। कैविटी क्या कहते हैं? कैविटी। दांत में गड्ढा हो जाता है प्यारे बच्चों, उसको भी कैविटी कहते हैं ना। तो प्यारे बच्चों दो दीवार के बीच में जो गैप देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैविटी। और ये जो कैविटी होता है प्यारे बच्चों 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होता है, 5 से 8 सेंटीमीटर का होता है। प्यारे बच्चों जो बाहर वाला जो दीवार होता है उसको आउटर लीफ कहते हैं और अंदर वाले दीवार को इनर लीफ कहते हैं, ठीक है ना। इनर लीफ कहा जाता है। अच्छा आप ये बताएं प्यारे बच्चों इस तरह का दीवार क्यों बनाए जाते हैं, गैप क्यों दिए जाते हैं? प्यारे बच्चों दो कारण से गैप दिखा, दो पर्पस है प्यारे बच्चों। पहला पर्पस कि अगर प्यारे बच्चों मान लीजिए बाहर मान लीजिए व्हीकल वगैरह गाड़ी वगैरह चल रहा होगा, रोड होगा तो गाड़ी वगैरह अगर चल रहा होगा तो अंदर बाहर का आवाज़ अंदर नहीं आए और अंदर का आवाज़ बाहर नहीं आए। मतलब साउंड इंसुलेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आपको कैविटी वाल बनाने का जरूरत पड़ता है। प्यारे बच्चों सिनेमा हॉल्स में जितने भी दीवार देखते हैं, सिनेमा हॉल में जो दीवार देखते हैं वो कैविटी वाल के मदद से बनाए जाते हैं ताकि अंदर का जो साउंड है वो बाहर आ नहीं सके। और भी दूसरे कारण हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैविटी वाल ही होता है। एकॉस्टिक मटेरियल सिनेमा हॉल वाले यूज करते हैं ताकि साउंड को बाहर नहीं आने देता। तो देखिए प्यारे बच्चों कैविटी वाल से हम साउंड इंसुलेटर प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। साउंड इंसुलेटर प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। मतलब बाहर का साउंड ना तो अंदर जाएगा ना तो अंदर का साउंड बाहर आएगा। बात समझ में आया? पहला पर्पस। दूसरा पर्पस प्यारे बच्चों कभी कभी देखते होंगे, मान लीजिए इधर से हवा, मतलब मान लीजिए इधर से पानी का छींटा पड़ रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, बरसात पड़ता है तो किसी एक होता है ना कि फ्लो होता है पानी का इस लेवल से इधर से, मान लीजिए पानी इधर से इधर मतलब फ्लो कर रहा है, मतलब पानी जब पड़ रहा था, पानी जब बरसात हो रहा था तो इधर था फ्लो, ठीक है ना पानी का। तो पहले जब पानी इधर पड़ेगा तो देखते होंगे कि अंदर पसीज जाता है, अंदर भी इसका मॉइस्चर आ जाता है। पानी पड़ रहा है बाहर, पसीज के कहाँ हो जाएगा, अंदर भी मॉइस्चर आ जाता है, बट पहले कैविटी वाल में दोनों दीवार के बीच में तो गैप है ना, ये इसके बीच में कॉन्टैक्ट तो है नहीं, दोनों दीवार के बीच में आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मॉइस्चर जो होगा आउटर वाल से इनर वाल की तरफ नहीं जा पाएगा, तो मेनली यही दो पर्पस के लिए हम लोग कैविटी वाल बनाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हम कुछ लिखे हैं उसको देख लेते हैं। कैविटी वाल कंसिस्ट ऑफ 2 वाल। कैविटी वाल जो है 2 वाल से मिलकर बनता है विथ 5 to 8 सेंटीमीटर कैविटी बिटवीन देम, और दोनों वाल के बीच में दो गैप दिया जाता है, जो कैविटी दिया जाता है वो 5 to 8 सेंटीमीटर होते हैं। द आउटर वाल नोन एज आउटर लिफ। जो आउटर वाल जो होता है, मान लीजिए ये आउटर वाल है प्यारे बच्चों, ये आउटर वाल है तो इसको क्या कहेंगे? आउटर लिफ कहेंगे, जो कि 10 सेंटीमीटर थिक होता है। क्या होता है? 10 सेंटीमीटर थिक होता है। एंड इनर वाल इज सफिशिएंटली थिक। प्यारे बच्चों और इनर वाल तो जो होगा वो अच्छा खासा थिकनेस का होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी लाइव लोड होता है, लाइव लोड जिसको हम इम्पोज लोड कहते हैं, क्या कहते हैं? इम्पोज लोड। लाइव लोड करने का मतलब है प्यारे जितना भी एक्स्ट्रा लोड फ्लोर पे लगेगा वो कौन रेसिस्ट करेगा? इनर वाल करेगा। इसीलिए इनर वाल का थिकनेस सफिशिएंट होने चाहिए। तो क्या लिखा? इनर वाल इज सफिशिएंटली थिक। इनर वाल सफिशिएंट थिक होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू कैरी द इम्पोज लोड। जो एक्स्ट्रा लोड ऊपर से फ्लोर से जो दीवार पे आएगा वो इनर वाल लेगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। द मिनिमम थिकनेस ऑफ इनर वाल रेस्ट्रिक्टेड टू 10 सेंटीमीटर। पहले बच्चों इनर वाल का मिनिमम थिकनेस होता है 10 सेंटीमीटर। इनर वाल का मिनिमम थिकनेस होता है 10 सेंटीमीटर। चलिए प्यारे बच्चों पर्पस के बारे में बात कर ले। पर्पस क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों इसका पर्पस क्या है? दे गिव साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज टू द स्ट्रक्चर। जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं वह स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब घर का साउंड बाहर नहीं जाएगा और बाहर का साउंड अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट, एज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 वाल्स। प्यारे बच्चों दोनों वाल्स के बीच में क्या होता है? कॉन्टैक्ट नहीं होता है। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मॉइस्चर ट्रेवलिंग फ्रॉम आउटर लिप टू इनर लिप। इसलिए कोई चांसेस नहीं कि पानी जो मॉइस्चर जो है
जो मॉइस्चर वो ट्रैवल करे कहाँ से, आउटर वॉल से इनर वॉल। बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो हम ये भी बोल सकते हैं कैविटी वॉल का ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन हो गया। कैसे बनाते हैं, 2 वॉल बनाते हैं, बीच में गैप देते हैं, 10 सेंटीमीटर का आउटर वॉल होता है, इनर वॉल कम से कम आपका 10 सेंटीमीटर का होता है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया और ये आपका पर्पस हो गया। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। तो हमने पढ़ा कैविटी वॉल हम क्यों देते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है और उसका क्या पर्पस है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मैसोनरी के बारे में। तो नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मैसोनरी मतलब यहाँ पे ईटा ब्रिक्स यूज नहीं करके कंक्रीट का एक ब्लॉक यूज कर रहा है, कंक्रीट का एक ब्लॉक यूज कर रहा है ईटा के जगह पे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मैसोनरी मेड ऑफ हॉलो कंक्रीट ब्लॉक विथ मोटार। प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मैसोनरी जो है वो किससे बना हुआ होगा, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक एंड मोटार का बना हुआ होगा। बट ब्रिक्स के जगह ब्रिक को रिप्लेस कर दिया कौन, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो हमने क्या बोला कि हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मैसोनरी जो होगा वो हॉलो कंक्रीट ब्लॉक एंड मोटार के मदद से बना हुआ होता है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये जो देख रहे हैं ना यही आपका है हॉलो कंक्रीट ब्लॉक। हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मतलब ये कंक्रीट का बना हुआ है प्यारे बच्चों, है ना, ये कंक्रीट का बना हुआ ब्लॉक्स है प्यारे बच्चों। नाम है हॉलो, तो बीच में क्या होता है, छेद होता है। कितना क्या होता है, छेद होता है, हॉलो होता है। लगभग टोटल सरफेस एरिया का लगभग 25% क्या होता है, वाइड रहता है। टोटल सर मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया कितना है, मान लीजिए 100 है तो 100 में 25 क्या होगा आपका, वाइड होगा। याद रखिएगा, ये SSC में पूछ देता है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या बोला कि हॉलो कंक्रीट ब्लॉक जो बना हुआ होगा हॉलो कंक्रीट ब्लॉक एंड मैसोनरी के मदद से बना हुआ होगा। नेक्स्ट, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक इज इन हॉलो इन मिडिल पोर्शन। हॉलो कंक्रीट ब्लॉक में जो हॉलो होता है, जो छेद होता है एकदम मिडिल पोर्शन में होता है। एंड दे आर लाइटर देन ब्रिक्स, और ये ब्रिक्स के तुलना में हल्के भी पाए जाते हैं। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, पहला बात तो हमने ये बोला कि हॉलो ब्रिक में जो हॉलो पार्ट्स होता है वो मिडिल पोर्शन में होता है, ब्रिक्स ब्लॉक के मिडिल पोर्शन में होता है। एंड दे आर लाइटर देन ब्रिक्स, एंड ब्रिक्स के तुलना में क्या होते हैं, हल्के भी होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे द रिकमेंडेड साइज ऑफ दीज हॉलो कंक्रीट ब्लॉक। प्यारे बच्चों ये जो हॉलो कंक्रीट ब्लॉक जो होते हैं वो कौन कौन से साइज में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 39 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ये प्यारे बच्चों देखिए एक्चुअली ये आपका 39 है और ये आपका 19 है, और जो हाइट इसका ज़्यादा होता है 30 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया, 39 19 30। उसी तरह से 39 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये लगभग 3 साइड में हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स पाए जाते हैं। तो मेरा ये काम है, मेरा ये जानना है प्यारे बच्चों, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक का ही क्यों यूज करते हैं। ईटा तो इतना बेहतरीन ईटा था, ईटा का ही यूज कर लेते हैं, क्यों हम फिर से कंक्रीट ब्लॉक बनाने का जरूरत पड़ा। तो हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एडवांटेज ऑफ हॉलो कंक्रीट ब्लॉक। बात समझ में आया, क्या एडवांटेज है, कुछ तो एडवांटेज होगा तब तो ईटा के जगह पे इसका यूज हो रहा है ना। तो चलिए उसके एडवांटेज देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ हॉलो ब्रिक्स, है ना। प्यारे बच्चों हम क्यों हॉलो ब्रिक्स यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, जब हमारे पास ईटा था ही, मतलब ब्रिक्स तो था ही ना, तो उसके जगह पे हम क्यों हॉलो ब्रिक्स यूज कर रहे हैं कंक्रीट का। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, पहला रीजन है प्यारे बच्चों रैपिड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। मतलब आप अगर आप हॉलो ब्रिक वर्क का यूज करते हैं, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक का यूज करते हैं, तो आप काम को जल्दी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों इसका वेट बहुत कम है। किसके रिस्पेक्ट में, ब्रिक के रिस्पेक्ट में, ब्रिक के रिस्पेक्ट में इसका वेट बहुत ही कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी काम होगा। मान लीजिए वेट कम है पहले, तो मजदूर जो होगा, जो लेबर होगा, जल्दी जल्दी काम करेगा ना, तो जल्दी जल्दी काम करेगा तो रैपिड काम होगा। तो यही बात लिखा हुआ है, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक आर यूनिफॉर्म एंड रेगुलर साइज। हॉलो कंक्रीट क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड रेगुलर साइज का होता है। एंड इट हैज लेस वेट, एंड इसके पास वेट भी बहुत कम होता है। ड्यू टू दिस रीजन मतलब इसका वेट कम होने के कारण वर्क इज रैपिडली डन, इसीलिए वर्क आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन जल्दी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, इंक्रीज इन फ्लोर एरिया। आप फ्लोर एरिया को बढ़ा सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कैसे बढ़ा सकते हैं,
कंक्रीट ब्लॉक जो है वो कंक्रीट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कंक्रीट का। कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है ब्रिक्स के रिस्पेक्ट में। कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में? ब्रिक्स के रिस्पेक्ट में। जब ब्रिक से ज़्यादा मजबूत आपका कौन होता है? कंक्रीट। तो कंक्रीट का जो थिकनेस होगा, जो दीवार का थिकनेस होगा, वो कम देंगे। बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोले? कंक्रीट जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है किसके रिस्पेक्ट में? ब्रिक के रिस्पेक्ट में। इसीलिए उसका थिकनेस कम दिया जाता है। किसका? कंक्रीट ब्लॉक का। कंक्रीट ब्लॉक का थिकनेस कम देंगे, मतलब दीवार का थिकनेस कम देंगे तो भी उतना ही लोड सालेगा जितना कि आपका ईटा का हाइट मोटा वाला जो दीवार सहेगा। बात समझ में आया? तो इसमें कंक्रीट ब्लॉक में पतला दीवार का आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हैवी लोड रेसिस्ट करने के लिए। जब आप दीवार पतला कर दिए, थिन वॉल कर दिए, तो पहले तो आपका दीवार का जो ये फ्लोर एरिया जो है वो बढ़ेगा, यानी एकदम बढ़ जाएगा। आप चारों तरफ का दीवार पतला कर दिए, इसका मतलब आपका फ्लोर एरिया बढ़ गया। तो इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट थिन वॉल। पहले बच्चों, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक से क्या पॉसिबल है कि आप पतले दीवार को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पतले दीवार को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग हॉलो ब्रिक्स। हॉलो ब्रिक्स की मदद से आप थिन वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर इट हेल्प्स टू सेव स्पेस। इससे आपका सेव होगा क्या? स्पेस, जगह आपका बचेगा, जिससे आपका फ्लोर एरिया इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। प्यारे बच्चों, जब भी आप क्या कीजिएगा, हॉलो ब्लॉक से आप कंस्ट्रक्शन कीजिएगा तो बहुत सारे मटेरियल बचेंगे। मतलब प्यारे बच्चों देखिए, जनरली जो ब्रिक्स जो होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है, यही ना था ब्रिक्स। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन आपका जो हॉलो कंक्रीट ब्लॉक है वो कितना बताए थे? 39 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत बड़ा साइज है। जब बहुत बड़ा साइज है तो बीच में जो मोटार लगाएंगे, मतलब दो हॉलो ब्रिक्स को जोड़ने में जो मोटार लगाएंगे, वो क्या होगा प्यारे बच्चों? कम ज्वाइंट ही कम बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज़्यादा है, तो ज़्यादा लेंथ को करेंगे तो ज्वाइंट कम बनेगा। ज्वाइंट कम बनेगा तो मोटार बचेगा, मोटार बचेगा तो मटेरियल का कॉस्ट बचेगा, तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो देखिए, रिड्यूसेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। रिड्यूसेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब हॉलो ब्लॉक से हेल्प्स इन सेविंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हॉलो ब्रिक्स क्या करता है प्यारे बच्चों? हॉलो ब्लॉक क्या करता है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सेव करने में मदद करता है। एंड देयरफॉर यूज ऑफ हॉलो ब्लॉक्स रिड्यूसेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हॉलो ब्लॉक से तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। बेटर ड्यूरेबल। देखिए प्यारे बच्चों, कंक्रीट ब्लॉक के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो वेदरिंग एक्शन में ज़्यादा सह सकता है। मतलब हवा, पानी, जाड़ा, बरसात, सारे वेदर में ये आराम से सह सकता है। इसीलिए ये आपका ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, ज़्यादा टिकाऊ होगा। तो इट हैज हाई रेसिस्टेंस टू वेदरिंग। वेदरिंग पावर को, वेदरिंग एक्शन को सहने के लिए इसके पास रेसिस्टिंग पावर ज़्यादा है। सो इट इज मोर ड्यूरेबल, इसीलिए वो ज़्यादा ड्यूरेबल होंगे। नेक्स्ट, गुड बॉन्डिंग ऑफ मोटार एंड प्लास्टर। प्यारे बच्चों, आपका जो हॉलो कंक्रीट ब्लॉक होता है वो मोटार के साथ या प्लास्टर के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है। बस, प्रेजेंस ऑफ रफ सरफेस ऑन कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक का जो रफ सरफेस जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? गुड बॉन्डिंग ऑफ मोटार एंड प्लास्टर। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या एडवांटेज है ना? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हॉलो कंक्रीट ब्लॉक का मैसोनरी किसको कहते हैं और हॉलो ब्रिक वर्क का क्या एडवांटेज है उसके बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कंपोजिट वॉल के बारे में। तो देखेंगे देखिए, कंपोजिट का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक मटेरियल को आपस में मिलाते हैं तो उसको कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। तो अगर कंपोजिट मटेरियल से आप कोई वॉल का या कोई मैसोनरी का कंस्ट्रक्शन किए हैं तो उसको बोलेंगे कंपोजिट मैसोनरी या कंपोजिट वॉल। बात समझ में आया? हम क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक मटेरियल का यूज करके, दो या दो से अधिक बिल्डिंग मटेरियल का यूज करके किसी मैसोनरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो वह कंपोजिट मैसोनरी या वॉल बनाते हैं तो कंपोजिट वॉल कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, when walls are constructed with two or more types building material, it is termed as composite masonry. बात समझ में आया? When walls are constructed with two or more than two types of building material, it is termed as composite masonry. बात समझ में आया? दो या दो से अधिक बिल्डिंग मटेरियल का यूज करते हुए अगर कोई आप मैसोनरी बनाते हैं तो वह कहलाएगा कंपोजिट मैसोनरी कहलाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, कंपोजिट मैसोनरी बनाने के क्या क्या रीजन होते हैं ना, क्या रीजन होते हैं? तो द कंपोजिट मैसोनरी इज एडॉप्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन।
कंपोजिट मैसोनरी एडॉप्ट करने के फॉलोइंग रीजन है। पहला रीजन, द रिड्यूसेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ये दीवार बनाना था और दीवार का थिकनेस बहुत ज़्यादा देना था, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर मान लीजिए हम ब्रिक से देते हैं तो उसका ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का थिकनेस ब्रिक से देंगे और 10 सेंटीमीटर हम स्टोन से दे देंगे। स्टोन थोड़ा सस्ता पड़ता है तो स्टोन से दे देंगे, तो हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट फिर बच्चों, एक तरफ आपका ब्रिक और एक तरफ आपका रहेगा क्या, स्टोन, तो अपीयरेंस देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इट इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, ये अपीयरेंस को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, दो अधिक मटेरियल लगाने से मतलब क्या होता है प्यारे, जो आपका लोकल मटेरियल है, मान लीजिए हमने ब्रिक्स लाया, हमने ब्रिक्स एक ट्रैक्टर लाया ना, बट एक ट्रैक्टर से ये मेरा स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं था, तो हम ब्रिक्स के साथ साथ क्या करते हैं, स्टोन जो नियर बाय जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है, जैसे कि आपका जो स्टोन है नदी के आसपास में मिल जाता है, तो लोकल अवेलेबल मटेरियल है, तो लोकल में अवेलेबल मटेरियल से हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम या इफिशिएंट स्ट्रक्चर बना देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, टू इट मेक्स द यूज ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल, लोकली अवेलेबल मटेरियल से भी कंपोजिट वाल बन जाएगा, कंपोजिट मैसोनरी बन सकता है, टू ऑब्टेन ऑप्टिमम इकोनॉमी, मतलब सस्ते में, क्या कि लोकल अवेलेबल मटेरियल आपके सस्ते में बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द यूजुअल कॉम्बिनेशन एडॉप्टेड फॉर कंपोजिट मैसोनरी इज स्टोन एंड ब्रिक्स। पहले जनरली जो कंपोजिट मैसोनरी में जो एडॉप्ट किया जाता है स्टोन और ब्रिक्स के, ठीक है ना, और भी दूसरे मटेरियल मिला सकते हैं, लेकिन जनरली जो मिलाया जाता है स्टोन और ब्रिक्स, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिक स्टोन कंपोजिट मटेरियल। हमने बताया था जो जनरली जो कंपोजिट मैसोनरी जो होता है स्टोन एंड ब्रिक्स के बने हुए होते हैं, तो ब्रिक्स एंड स्टोन के कितने कंपोजिट मटेरियल बनाए जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ ब्रिक स्टोन मैसोनरी, कंपोजिट मैसोनरी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए पहला क्या है, ब्रिक बैक्ड, बैक समझे ना पीछे, ब्रिक बैक एस्लर मैसोनरी, रबल बैक ब्रिक मैसोनरी, ब्रिक बैक स्टोन स्लैब मैसोनरी। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, नाम से ही पकड़िएगा। सबसे पहला हम हेडिंग दे रहे हैं ब्रिक बैक एस्लर मैसोनरी। तो देखिए ब्रिक जो होगा वो बैक साइड में होगा, ब्रिक कहाँ होगा, बैक साइड में होगा, और फेसिंग साइड में क्या होगा, एस्लर स्टोन। एस्लर स्टोन किसको कहते हैं, ऐसा स्टोन जिसका फिनिशिंग ज़्यादा बेहतरीन ढंग से नहीं किया गया, डायरेक्ट रॉक से टूल के सहारे, क्रॉलर के सारे, किसी के सारे तोड़ कर लाया और डायरेक्ट कहाँ लगा दिया, दीवार में लगा दिया, मतलब ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है स्टोन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्लर स्टोन कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो अगर एस्लर स्टोन लगाया गया है दीवार के फेसिंग साइड में और बैकिंग साइड में अगर आपका ब्रिक्स को लगाया गया है तो उसको कहते हैं ब्रिक बैक्ड एस्लर मैसोनरी। क्या कहते हैं, ब्रिक बैक्ड एस्लर मैसोनरी। देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखे, इन दिस टाइप ऑफ मैसोनरी, इस टाइप के मैसोनरी में रफ टूल्ड एस्लर आर यूज्ड ऑन फेसिंग। हमने क्या बोला, जो रफ टूल्ड एस्लर है, जो एस्लर स्टोन है उसको यूज किया जाता है कहाँ पे, फेसिंग में, दीवार के फेसिंग साइड में, एंड फॉलोड बाय ब्रिक मैसोनरी एज बैकिंग, एंड बैक साइड में क्या यूज किया जाता है, ब्रिक मैसोनरी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सीमेंट मोर्टार शुड बी यूज फॉर दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्यारे बच्चों, ज्वाइंट करने के लिए किसको यूज करना पड़ता है, सीमेंट मोर्टार का यूज करना पड़ता है। एंड ब्रिक्स आर लेड इन प्रॉपर बॉन्ड, एंड ब्रिक्स का जो बॉन्डिंग बनाइएगा प्रॉपर बॉन्डिंग बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए, एंड एस्लर इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लिख लीजिए। अब हम चलेंगे रब्बल के पास एंड इसके पास, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे रब्बल बैक्ड ब्रिक मैसोनरी। नाम से ही पता चल रहा है जो रब्बल है मतलब जो स्टोन है वो बैकिंग साइड में होगा और ब्रिक आपका फेसिंग साइड में होगा। इस टाइप के कंपोजिट मैसोनरी को हम लोग बोलेंगे रब्बल बैक्ड ब्रिक मैसोनरी। इसमें स्टोन आपका बैकिंग साइड में होगा और ब्रिक जो होगा वो फेसिंग साइड में होंगे, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, और इस टाइप के जो आपका मैसोनरी होते हैं, कंपोजिट मैसोनरी होते हैं, वैसे प्लेस पे बनाया जाता है जहाँ पे स्टोन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या है, अवेलेबल है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, इन दिस टाइप ऑफ कंपोजिट मैसोनरी, इस टाइप के कंपोजिट मैसोनरी में
ब्रिक मैसोनरी इज कंस्ट्रक्टेड ऑन फेसिंग साइड। ब्रिक जो होता है वो फेसिंग साइड में होता है एंड रब्बल मैसोनरी एज बैकिंग साइड। रब्बल को बैकिंग साइड में लगाया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड एट द प्लेसेस। इसको वहां पे यूज किया जाता है कॉमनली जहां वे रब्बल स्टोन इज अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल, जहां पे जो स्टोन है वो लार्ज स्केल में मौजूद हो। चलिए अब हम देखेंगे ब्रिक बैक्ड स्टोन स्लैब मैसोनरी। फिर से आपका बैकिंग साइड कौन सा है? ब्रिक्स है। बैकिंग साइड कौन सा है? ब्रिक्स है। एंड जो फेसिंग साइड होगा वो स्टोन स्लैब होगा। स्टोन स्लैब करने का मतलब क्या है? मार्बल हो सकता है, ग्रेनाइट हो सकता है, टाइल्स हो सकता है। तो मार्बल या मार्बल हो, चाहे आपका ग्रेनाइट हो या टाइल्स हो, वो आपका फेसिंग साइड में होगा और ब्रिक जो होगा वो बैकिंग साइड में होगा। तो इस तरह के कंपोजिट मटेरियल, इस तरह के कंपोजिट वाल जो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? ब्रिक बैक्ड स्टोन स्लैब मैसोनरी कहलाएंगे। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो इन दिस टाइप ऑफ कंपोजिट मटेरियल, इस टाइप के कंपोजिट मैसोनरी में स्टोन स्लैब लाइक मार्बल और ग्रेनाइट और एनी अदर टाइल्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन फेसिंग साइड। मतलब जो टाइल्स जो होता है या ग्रेनाइट जो होता है वो फेसिंग साइड में लगाया जाएगा और ब्रिक जो है वो बैकिंग साइड में लगाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये हमारा था कंपोजिट मैसोनरी। ठीक है ना? तो चलिए ये ख़त्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लीड एंड लिफ्ट के बारे में। लीड एंड लिफ्ट के बारे में पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे लीड एंड लिफ्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी ब्रिक्स का वॉल्यूम अगर निकालना होता है तो लेंथ, उस ब्रिक का लेंथ निकालेंगे, डेप्थ निकालेंगे, थिकनेस निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है ना? अब मान लीजिए कोई लेबर, कोई मिस्त्री जो है ब्रिक वर्क किया, मतलब दीवार बनाया, तो दीवार बनाने का उसको पैसा भी देंगे। तो जो पैसा दिया जाता है कंस्ट्रक्शन में वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम वो कंस्ट्रक्ट किया है, क्या? ब्रिक वर्क। जितना वॉल्यूम वो कंस्ट्रक्ट करेगा उसी के अनुसार उसको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? अब देखिए हमने क्या बोला, देखिए अब देखिए मान लीजिए ये दीवार बनाया, इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ डेप्थ, सॉरी हाइट होगा, वर्टिकल हाइट होगा और कुछ थिकनेस होगा। इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा और वॉल्यूम के अनुसार ही वर्कर को पेमेंट दिया जाता है। बट प्यारे बच्चों स्पेशल नाम है, जो थिकनेस को सिर्फ छोड़ दीजिए, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको लीड कहा जाता है। दीवार का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको लीड कहा जाएगा और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको लिफ्ट कहा जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यही बात लिखा हुआ है। बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज कंप्यूटेड फ्रॉम लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जनरली कैसे निकाला जाता है? फ्रॉम द लेंथ से, विड्थ से और डेप्थ को आपस में मल्टीप्लाई करके, है ना? हाउएवर द पेमेंट फॉर द ब्रिक वर्क, पेमेंट जो दिया जाएगा ब्रिक वर्क का वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम। वॉल्यूम के आधार ही ब्रिक वर्क का पैसा दिया जाता है लेबर या मिस्त्री को। नेक्स्ट, लेड इज द एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ब्रिक मैसोनरी। ब्रिक मैसोनरी के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो लीड कहलाएगा और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो लिफ्ट कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीड लिफ्ट क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग बहुत सारे टॉपिक के बारे में आज डिस्कस किए। अब अगला आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए, है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।